हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी लर्नर्स रूम। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम स्वामी विवेकानंद जी के एक वर्क को पढ़ने वाले हैं। बेसिकली ये वर्क है आपका इंडिया अवर मदरलैंड। तो ये वर्क आपके सिलेबस में प्रिस्क्राइब है, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। साथ ही साथ मैं आपको स्वामी विवेकानंद जी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें भी बताने वाला हूं। चलिए बिना किसी देरी के आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले यह जानिए, स्वामी विवेकानंद जी का बर्थ हुआ था 1863 को। 1902 में इनकी डेथ हो जाती है। इनका बर्थ हुआ था 12 जनवरी 1863। आप सभी को पता है स्वामी विवेकानंद यूथ आइकॉन रहे हैं, इसीलिए इंडिया के अंदर इनके बर्थ डेट में एक डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। कौन सा वो डे सेलिब्रेट किया जाता है ये आपको कमेंट में मुझे बताना है। 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता बंगाल प्रेसिडेंसी में इनका बर्थ हुआ था, जिसे अभी हम कोलकाता के नाम से जानते हैं, है ना। वेस्ट बंगाल में जो पड़ता है, वेस्ट बंगाल की कैपिटल है कोलकाता। पेरेंट्स के बात करूं तो विश्वनाथ दत्त इनके फादर हैं, भुवनेश्वरी देवी इनकी माता जी है। आप सभी ने बचपन में स्वामी विवेकानंद जी के बारे में बहुत कुछ पढ़ा होगा, है ना, तो आप कनेक्ट भी कर पाएंगे काफी अच्छे से। इनके बचपन का नाम है नरेंद्रनाथ दत्त। इनकी एजुकेशन कहां से हुई है, तो इन्होंने कलकत्ता का ही एक स्कूल से, जिसका नाम था मेट्रोपॉलिटन स्कूल, वहां से इनकी बेसिक एजुकेशन हुई है। बाद में इन्होंने कॉलेज की पढ़ाई भी प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता से ही की है। इन्होंने अलग अलग इंस्टीट्यूशंस फॉर्म किए इंडिया के अंदर, इंडिया के बाहर। तो अगर मैं इंडिया के अंदर बात करूं तो रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन, इन दोनों की स्थापना इन्होंने करी है। ध्यान रखना, रामकृष्ण परमहंस कौन है, इनके गुरु रहे हैं रामकृष्ण परमहंस, उन्हीं के नाम पर इन्होंने ये इंस्टीट्यूशंस फॉर्म किए हैं। और न्यूयॉर्क के अंदर इन्होंने वेदांता सोसाइटी की बात करी है, वेदांता सोसाइटी को इन्होंने फॉर्म करा है। अद्वैत वेदांता बेसिकली इनकी फिलोसॉफी है, ध्यान रखिएगा, अद्वैत वेदांता, हालांकि मैंने मेंशन कर रखा होगा, यस, फिलोसॉफी अद्वैत वेदांता, है ना। काफी ज्यादा इन्फ्लुएंसिंग ये फिलोसॉफी है। मैंने जब इथिक्स सब्जेक्ट पढ़ा था मेरे सिविल सर्विसेज के दौरान, प्रिपरेशन के दौरान, तब ये अद्वैत वेदांता का जो कॉन्सेप्ट है ये मैं बहुत अच्छे से समझ पाया था। आप लोग जब आपका कुछ पढ़ने का मन हो, कुछ अच्छा पढ़ने का मन हो, तो अद्वैत वेदांता जो स्वामी विवेकानंद जी की फिलोसॉफी है इसको जरूर पढ़िएगा। चलिए पब्लिकेशंस की बात करूं तो बहुत सारे वर्क इन्होंने पब्लिश किए हैं, है ना। कर्मयोग राजयोग ये 1896 में आया था, लेक्चर फ्रॉम द कोलंबो टू अल्मोरा। उसके अलावा माई मास्टर 1901, इनकी डेथ हो जाती है 4 जुलाई 1902 को। बेल्लोर मठ ये बेसिकली वेस्ट बंगाल में ही है और वहीं पर इनका मेमोरियल भी बना हुआ है। ही वॉज एन इंडियन हिंदू मोंक, है ना, इंडियन हिंदू मोंक ये रहे हैं, फिलोसोफर रहे हैं, ऑथर रहे हैं, रिलीजियस टीचर रहे हैं, एंड द चीफ डिसाइपल ऑफ द इंडियन मिस्टिक रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु रहे हैं। ही वॉज ए की फिगर इन द इंट्रोडक्शन ऑफ द वेदांता एंड योगा। वेदांत और योग से पूरी दुनिया को परिचित करवाया है स्वामी विवेकानंद जी ने। ध्यान रखना, वेदांत और योग ये इंडिया से इनका ओरिजिन हुआ है, ठीक है ना। टू द वेस्टर्न वर्ल्ड इज क्रिएटेड विद द रेजिंग इंटरफेयर अवेयरनेस एंड ब्रिंगिंग हिंदुइज्म टू द स्टेटस ऑफ ए मेजर वर्क रिलीजन। ध्यान रखना, इन्होंने हिंदुइज्म की बात करी है, इनके वर्क में आपको हिंदुइज्म देखने के लिए मिलेगा, है ना। शिक्षा देने की बेसिकली कोशिश की है। ये जो वर्क मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, इंडिया अवर मदरहुड, इसमें बेसिकली इन्होंने शिक्षा देने की बात करी है। किसको? हमको, हम लोगों को, है ना। यानी कि फर्स्ट पर्सन में लिखा गया ये वर्क है। बेसिकली इसका जो नैरेटिव टेक्निक है वो फर्स्ट पर्सन है ना, जनता को संबोधित करते हुए डायरेक्टली, माय फ्रेंड, माय लैंड, इस तरह की चीजें आपको देखने के लिए मिलेगी। तो हमारे नेशन को एड्रेस बेसिकली इन्होंने इस वर्क में किया है। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में आप सभी को पता है कि 1893 में शिकागो शहर में इन्होंने जाकर एक जोरदार भाषण दिया, है ना, इन ओपनिंग लाइंस के साथ, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका के बहनों और भाइयों। और जब इन्होंने ये हम कहेंगे ये सेंटेंस जब कहा था ना, तब पूरे हॉल में तालियों की गूंज सुनाई दी थी कुछ मिनटों तक, ऐसा कहा जाता है, ठीक है ना। बेहद प्रसन्नता से उनका हृदय भर गया था। और वो क्या कहते हैं इस भाषण में, बेसिकली इस भाषण की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने इंडिया को क्या कहकर संबोधित किया है। वो कहते हैं कि मैं आपको दुनिया की सबसे प्राचीन संत परंपरा की जो देश है उसकी तरफ से मैं आपको धन्यवाद करता हूं। मैं सर्वधर्म संभाव कॉस्मोपॉलिटेंट नेचर की तरफ से, यानी कि कॉस्मोपॉलिटेंट का मतलब क्या होता है, कॉस्मोपॉलिटेंट मतलब होता है विश्व बंधुत्व, है ना, यानी कि ये पूरा विश्व जो है ना ये एक ही बंधन में बंधा हुआ है। वो कहते हैं कि मैं एक ऐसे देश से आया हूं, देश नहीं सॉरी, वो वहां पर कहते हैं कि मैं उस जननी से आया हूं। जननी मतलब क्या होता है, जननी मतलब माता, मां, जो हमारी पहली गुरु होती है। तो बेसिकली हिंदुइज्म में क्या माना जाता है,
हिंदुइज्म में इंडिया को मां माना जाता है, माता माना जाता है। तो वो कहते हैं कि मैं आपको सभी धर्मों की जननी की तरफ से धन्यवाद कहूंगा। और वो एक ऐसी जननी है जहां पर हर जाति, धर्म, संप्रदाय, हर तरफ का व्यक्ति जो है कि हर तरह का व्यक्ति वहां पर रहता है, और उन सब की तरफ से मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा। तो इस तरह का ये भाषण था, बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था, ये आप सभी को पता है। अब बेसिकली मैं आपको इनका कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स बता देता हूं, लाइक संगीत कल्पतरु 1887 में ये आया था, है ना, वैष्णव चरक बसक के साथ। कर्मयोग और राजयोग ये 1896 में हमें दिखाई देते हैं, पब्लिश हुए थे। 1899 में इसका सेकेंड एडिशन भी आया था राजयोग का। वेदांता फिलोसॉफी से पूरे वर्ल्ड को इन्होंने परिचित करवाया था, ध्यान रखना। एन एड्रेस बिफोर द ग्रेजुएट फिलोसॉफिकल सोसाइटी, है ना, ये इनका वर्क भी है, वेदांता फिलोसॉफी एन एड्रेस बिफोर द ग्रेजुएट फिलोसॉफिकल सोसाइटी। लेक्चर फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोरा 1897। फिर ये आपका वर्तमान भारत, बेसिकली ये एक वर्तमान भारत वर्क हम इसे कह सकते हैं, लेकिन ये बंगाली में इसको क्या कहते हैं हम, वर्तमान भारत, मार्च 1899। माई मास्टर एंड भक्ति योगा। तो ये इनका कुछ वर्क है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे वर्क्स हैं जो विवेकानंद जी ने लिखे हैं, लेकिन एटलीस्ट आपको इतने वर्क्स तो ध्यान रखना ही रखना है। चलिए अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। इंडिया अवर मदरलैंड, बेसिकली क्या बताया है इसमें स्वामी विवेकानंद जी ने, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए इन दिस एसे, इस एसे में विवेकानंद जी क्या बात कर रहे हैं, इस निबंध में बेसिकली वे आपको ये बताना चाह रहे हैं कि जो इंडिया है ना, उसकी ग्लोरी हमें वापस लेकर आना है। यानी कि पहले इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन वो जो ग्लोरी है ना, शायद वो अब धूमिल हो चुकी है, शायद वो कहीं पर खो गई है, और उससे हमें वापस लाना है। विवेकानंद ड्वेल्स ऑन द पास्ट ग्लोरी एंड द प्रेजेंट मिसरेबल स्टेट ऑफ इंडिया। पास्ट ग्लोरी को याद करते हैं और वो जो वर्तमान की दुखद अवस्था है उस पर बेसिकली वो यहां पर विचार कर रहे हैं, है ना। द प्रेजेंट मिसरेबल स्टेट ऑफ इंडिया, रिमाइंडिंग हिज रीडर्स दैट इंडियाज ग्रेटनेस लाइज इन हर स्पिरिचुअल आइडिया। देखिए, इन हर स्पिरिचुअल आइडिया, भारत को हम माता कहते हैं, तो वो कह रहे हैं कि भारत की जो महानता है ना, वो उसकी आध्यात्मिकता में है। जो आपकी आध्यात्मिक विचारधाराएं जो है, उनमें उसकी महानता स्थापित होती है। यहां पर इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि संत हुए हैं, है ना, अलग अलग धर्मों के लोग यहां पर रहते हैं। कॉस्मोपॉलिटन नेचर, ये हमारा तरीका है। विश्व बंधुत्व की हम बात करते हैं। आगे वो लिखते हैं, ही मेक्स एन इम्पेशेंट प्ली टू इंडियंस एंड इन पर्टिकुलर टू द यंगर जनरेशन। बेसिकली वो क्या कर रहे हैं, वो हमें एक बात याद दिला रहे हैं, और खास करके जो आपकी युवा पीढ़ी है ना, यानी कि हम युवा पीढ़ी से वो क्या कह रहे हैं यहां पर, वो हमसे कहना चाह रहे हैं यहां पर टू वर्क फॉर देयर मदरलैंड, कि आप लोगों को आपकी मदरलैंड मतलब आपकी मातृभूमि के लिए, यानी कि इंडिया के लिए कार्य करना चाहिए। आप लोग इंडिया के लिए कार्य करें। ध्यान रखना, ये जो पोएम है ना, ये इसका जो नैरेटिव टेक्निक है वो फर्स्ट पर्सन है ना, मैंने आपको बताया था ना, फर्स्ट पर्सन में लिखी गई है, इसीलिए आपको माय फ्रेंड, माय लैंड, इस तरह के वर्ड आपको देखने के लिए मिलेंगे। सो दैट, ताकि इंडिया माइट वंस अगेन ऑक्यूपाई हर प्राइड ऑफ प्लेस अमंग द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, ताकि इंडिया ने जो अपनी ग्लोरी, यानी कि इंडिया को जो पूरे राष्ट्र में जो परचम इंडिया ने लहराया था, वो शायद कहीं पर धूमिल हो गई है, और फिर से हम गर्व महसूस कर सके। इसीलिए आपको कार्य करना चाहिए। द एसे वाज रिटन बाय द स्वामी विवेकानंद, एन एक्सपोनेंट ऑफ द वेदांतिक फिलोसॉफी। ध्यान रखना, वेदांतिक दर्शन के ये प्रवक्ता हैं, उनके द्वारा ये ऐसे लिखा गया है, विवेकानंद जी के द्वारा। ही ट्रेवल्ड एक्सटेंसिवली एंड एंथ्रल्ड द ऑडियंस इन द कॉन्फ्रेंस ऑफ द रिलीजियस हेल्ड इन शिकागो 1893। 1893 में जब शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन जब होता है, और जब ये वहां पर जाते हैं, अपनी स्पीच इन्होंने स्टार्ट करी थी, डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। पूरा पंडाल तालियों से गूंज उठा था, है ना। अमेरिकी भाइयों एवं बहनों, क्या कहते हैं वो वहां पर, कि मैं उस देश से आया हूं, उस जननी से मैं आया हूं जहां पर सभी धर्मों के लोग निवास करते हैं, अलग अलग जाति संप्रदाय के लोग वहां पर रहते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी बातें इन्होंने वहां पर करी थी, और लोग काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे इनसे, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये इसका ओरिजिनल टेक्स्ट है, इस एसे का ओरिजिनल टेक्स्ट यहीं से स्टार्ट होता है। शेल इंडिया डाई, ये इसकी ओपनिंग लाइन से है। शेल इंडिया डाई, यानी कि क्या भारत मर जाएगा, है ना। यहां पर ये क्वेश्चन मार्क, यानी कि ये पूछ रहे हैं हमसे, और वो बता भी रहे हैं आगे। देन, अगर ऐसा हुआ तो फ्रॉम द वर्ल्ड ऑल स्पिरिचुअलिटी विल बी एक्सटेंड। अगर ऐसा हुआ ना, तो पूरी दुनिया से जो स्पिरिचुअलिटी है, जो आध्यात्मिकता है, वो समाप्त हो जाएगी। ऑल मॉरल परफेक्शन विल बी एक्सटेंड। जितनी भी मॉरल वैल्यूज है, जितनी भी नैतिकता हम जो है कि नैतिकता हमारे अंदर भरी हुई है, वो सारी की सारी समाप्त हो जाएगी। ऑल स्वीट सोल्ड
सिंपैथी फ्रॉम रिलीजन विल बी एक्सटिंक्ट, यानी कि हम क्योंकि सभी धर्म के प्रति हम एक समान भावना जो रखते हैं वो पूरी दुनिया से समाप्त हो जाएगी। आगे वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं ऑल आइडियलिटी विल बी एक्सटिंक्ट। आइडियलिटी मतलब कि जो आदर्शता हमारे अंदर है वो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। क्यों? अगर भारत मर जाएगा तो। आगे वो लिखते हैं एंड इन इट्स प्लेस विल रेन, और इसके स्थान पर किसका शासनकाल होगा? रेन का मतलब होता है शासनकाल। द ड्युअलिटी ऑफ लस्ट एंड लग्जरी एज द मेल एंड फीमेल डाइटीज। क्या कह रहे हैं वो यहां पर? कंपैरिजन कर रहे हैं वो यहां पर। उसकी जगह किसका शासनकाल होगा? लोभ का, आनंद का, है ना। मतलब आनंद का नहीं, मतलब वो कह रहे हैं कि पुरुष और महिलाओं के रूप में कौन राज करेंगे यहां पर? लोभ और आनंद का द्वितीयता यहां पर राज करेंगे, है ना। और आगे वो क्या कह रहे हैं? वो कंपेयर किस चीज से कर रहे हैं, आपको ध्यान रखना है। वो कंपेयर कर रहे हैं विथ मनी एज इट्स प्रीस्ट, और इसका पुजारी कौन होगा? पैसा। लोग फ्रॉड करेंगे, फोर्सफुली लोगों को जो है कि परेशान करेंगे। एंड कॉम्पिटिशन इट्स सेरेमनीज। इन फोर्स, ध्यान रखना, ये वर्ड आपको ध्यान रखना है ना। इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे यहां से। क्या कह रहे हैं वो यहां पर? मनी एज इट्स प्रीस्ट, मनी को प्रीस्ट बताया है, फ्रॉड, फोर्स एंड कॉम्पिटिशन को सेरेमनीज बताया है। एंड द ह्यूमन सोल इट्स सैक्रिफाइस, ह्यूमन सोल को कहा है कि वो सेक्रीफाइस हो जाएगी, ठीक है ना। इस मानव की जो आत्मा है उसका बलिदान हो जाएगा, वो सेक्रीफाइस हो जाएगी। आगे वो क्या कह रहे हैं? आगे वो लिखते हैं सच ए थिंग कैन नेवर बी, विल शी डाई। यहां पर वो आगे फिर कह रहे हैं कि ऐसी बात कभी हो ही नहीं सकती, क्या वो मर जाएगी क्या? फिर से क्वेश्चन कर रहे हैं। दिस ओल्ड मदर ऑफ ऑल दैट इज नोबल और मोरल और स्पिरिचुअल, द लैंड विच द सजेस्ट ट्रॉड, द लैंड इन विच द गॉड लाइक मैन स्टिल लिव एंड ब्रेथ। क्या कह रहे हैं वो? भारत की नैतिकता है उसके बारे में वो बता रहे हैं यहां पर कि जहां पर मतलब बहुत सारी माताएं यहां पर हुई है ना। और जो भारत जहां पर बहुत बड़े संत हुए हैं, है ना, संत जहां पर हुए हैं, जहां पर देवता तुल्य महापुरुष अभी भी जीवित है और सांस लेते हैं, क्या इस तरह की जो ये क्या मर जाएगी क्या ये धरती, है ना, उसके बारे में वो कह रहे हैं। फिर आगे वो लिखते हैं, एक मिनट कहां चला गया, हाँ, आई विल बोरो, नहीं, मोरल सेजेस ट्रोड स्टीव ब्रेथ, आई विल बोरो द लैंटर्न ऑफ द एंथियन सेज। अब ये एक का रेफरेंस लिया है इन्होंने, उनके बारे में बात की है, ये ध्यान रखना आप। एथेनियन सेज, एथेनियन संत के बारे में वो कह रहे हैं। एंड फॉलो यू माय ब्रदर थ्रू द सिटीज एंड विलेजेस, प्लेन्स एंड फॉरेस्ट ऑफ दिस ब्रॉड वर्ल्ड। क्या कह रहे हैं वो यहां पर? वो यहां पर कह रहे हैं कि मैं एंथनी, कोई ज्ञानी पुरुष है तो उनके बारे में ये बात कर रहे हैं कि मैं एंथनी ज्ञानी की दीपक लेकर तुम्हारे साथ चलूंगा मेरे भाई, है ना, इस विशाल दुनिया में। क्या कह रहे हैं वो आगे? विशाल दुनिया में मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, है ना। शो मी सच मैन इन दैट लैंड्स इफ यू कैन, शैल इंडिया डाई, है ना। तो ये आप देख सकते हैं यहां पर, है ना, इफ यू कैन। क्या कह रहे हैं वो यहां पर कि उस मतलब हमारा जो देश है ना, तो यहां पर क्या है कि बहुत बड़े बड़े संत हुए हैं, बहुत अच्छे अच्छे हमारी परंपरा रही है यहां पर, तो उसके बारे में बेसिकली वो यहां पर कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, ध्यान रखना मेरे भाई, इस दुनिया में, इस विशाल दुनिया के शहरों और गांव और मैदान और जंगलों में, ठीक है ना। और तुम ऐसे लोगों को अन्य देशों में दिखा सकते हो तो मुझे तुम दिखा दो, ठीक। आगे हम बढ़ते हैं। द डेप्ट मतलब क्या होता है? ऋण। द डेप्ट विच द वर्ल्ड ओव्स टू अवर मदरलैंड इज इमेंस, यानी कि दुनिया को हमारी मातृभूमि के प्रति ऋण जो है ना वो अपार है, क्योंकि हमने क्या करा है? हमने सभी लोगों को सब कुछ दिया है। अरे हम सोने की चिड़िया कहलाते थे, इंडिया, है ना। इन सारे नेशंस को जो है कि प्राउड फील होता है अपने आप पर अब, लेकिन हमें अपने आप पर प्राउड फील क्यों नहीं होता है? इंडिया का जो ग्लोरियस टाइम पीरियड रहा है, जिस टाइम पीरियड पर इंडिया से हमने बहुत सारे मसाले वगैरह, आपको पता है, कॉटन, व्हाइट कॉटन किसे कहते हैं? व्हाइट सोना, सफेद सोने को क्या कहते हैं? कॉटन। भैया टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो वर्ल्ड के अंदर हम देखते हैं ना, आज जो हमें महंगे महंगे ये बड़े बड़े ब्रांड जो है ये कपड़े के रूप में दिखाई दे रहे हैं ना, इंडिया से रॉ मटेरियल जाता था इनका, ठीक है ना। तो इंडिया से बहुत सारी चीजें जो है कि हमने वर्ल्ड को दी है। इसीलिए वो कहते हैं कि जो है कि ये जो दुनिया है ना, इसको ऋण है, मतलब इस दुनिया को हमारी मातृभूमि का ऋण है, वो ये कहना चाह रहे हैं। Taking country with country, there is not one race on this earth to which the world owes so much as to the patience Hindu, the mid Hindu। हिंदुइज्म की बेसिकली वो बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं देश को देश के साथ मिलकर यहां पर पृथ्वी पर ऐसी कोई जाति नहीं है जिससे दुनिया इतना उधार लेती हो,
जितना कि धीरे धीरे हिंदू, है ना, हम लोगों से जितना उन्होंने उधार लिया। हियर एक्टिविटी प्रिवेल्ड व्हेन इवन ग्रीस डिड नॉट एग्जिस्ट, है ना। ये कब से चल रहा है, ये गतिविधि तब हुई थी जब ग्रीक का भी कोई, मतलब अमेरिका की बेसिकली बात, इंग्लैंड की बेसिकली बात ये कर रहे हैं, ठीक है ना, ग्रीस की बात कर रहे हैं। लेकिन आप सभी को बताया कि ग्रीस का एक रिवॉल्यूशन हुआ था इंग्लैंड के अंदर, तो कितनी पुरानी ये बात कर रहे हैं। हियर एक्टिविटीज प्रिवेल्ड व्हेन इवन ग्रीस डिड नॉट एग्जिस्ट, व्हेन रोम वाज नॉट थॉट ऑफ, व्हेन द वेरी फादर्स ऑफ द मॉडर्न यूरोपियंस लिव्ड इन द फॉरेस्ट एंड पेंटेड देमसेल्फ ब्लू। क्या कह रहे हैं वो यहां पर कि ये तब की बात चल रही है, रोम भी नहीं था, ग्रीस भी नहीं था तब भैया। आधुनिक यूरोप जो है ना, मतलब उनके स्वयं के पिताजी कहां पर रहते थे, जंगलों में रहते थे, है ना, अपने आप को नीले कलर में, ब्लू कलर में वो लोग रंग देते थे। इवन अर्लियर व्हेन हिस्ट्री हैज नो रिकॉर्ड, है ना, हिस्ट्री में मतलब ये जो परंपरा है ना, जहां पर इतिहास में कोई रिकॉर्ड भी नहीं है उसका, ठीक है ना। एंड ट्रेडिशन darest not peer into the gloom of that intense past, even from the until now ideas and afters have merged out from her, but every word has been spoken with a blessing behind it, its peace and before। क्या कह रहे हैं वो यहां पर, बेसिकली यहां पर वो कह रहे हैं कि भैया ये जो परंपरा है ना, ये परंपरा बहुत पुरानी है ना, यानी कि वहां से जहां से मां के पेट से वो निकलता है ना, मतलब अब देखिए इन लाइन का वर्ड टू वर्ड तो मीनिंग नहीं दिखेगा, लेकिन कुल मिला के वो कहना ये चाह रहे हैं कि लोगों को, है ना, हमारे बारे में भूलना नहीं चाहिए, है ना, हमारी ब्लेसिंग्स रही है सबके पीछे, है ना, सबके पीछे सब सुख लहे तुम्हारी शरणा। यानी कि कुल मिला के यहाँ पर वो कह रहे हैं कि सभी लोग जो है ना, उनके पीछे ब्लेसिंग्स रही है, इंडिया का आशीर्वाद रहा है सभी लोगों पर, तो सभी को याद करना चाहिए हमें। अब ये हो सकता है कि जो आपकी बुक्स है उनमें यानी कि वो रिकॉर्ड नहीं मिल रहा हो, लेकिन हम लोगों का ऋण है इस पूरी दुनिया पर, ये वो बताना चाह रहे हैं। आगे वो लिखते हैं, कैन यू एड्यूस एनी रीजन व्हाई इंडिया शुड लाई इन द एब टाइड ऑफ द आर्यंस नेशन, यानी कि क्या कोई एक कारण मुझे बता सकते हैं कि भारत जो है ये आर्य राष्ट्रों के सागर में आराम कर। ध्यान रखना, आर्यंस कौन है, आर्यंस जो इंडिया में आए थे, इन्वेट किया था, है ना, आर्यंस को कहते हैं, हम कहते हैं कि हम आर्यंस की ही है। इज शी इंफीरियर इन इंटेलेक्ट, यानी कि क्या वो कमजोर है, इंफीरियर है वो। इज शी इंफीरियर इन डेक्स्टरसिटी, यानी कि देखिए पहला वो कह रहा है कि क्या वो बुद्धिमत्ता में कमजोर है, क्या वो कुशलता में कमजोर है। कैन यू लुक एट हर आर्ट, एट हर मैथमेटिक्स, क्या आपने उनकी कला को देखा है, उनके मैथमेटिक्स को तुमने देखा है। एट हर फिलोसॉफी, क्या उनका दर्शन को तुमने देखा है। एंड आंसर यस, है ना, यानी कि तुम हाँ में उत्तर दे सकते हो, हाँ। एट दैट, क्योंकि ये सब कौन हुए, ये सब भारत के अंदर महान महान संत हुए हैं। ऑल दैट इज नीडेड इज दैट शी शुड hypnotize herself and wake up from her age long sleep to take her true rank in the hierarchy of the nations। क्या कह रहे हैं वो यहां पर कि तुम उसका हाँ में उत्तर दे सकते हो, सब कुछ इसी की जरूरत है ना, यानी कि जो भारत है उसी ने सब कुछ सबको सब कुछ दिया है। द नेशंस आइडियल्स ऑफ इंडियन आर renunciations and service, intensify her in those channel and the rest will take care of itself। यानी कि भारत जो है ना, भारत के राष्ट्रीय आदर्श त्याग और सेवा है, सेवा माना जाता है, त्याग माना जाता है ना, हाँ। और बेसिकली अब हमको एड्रेस करते हुए कहते हैं कि तुम लोगों को भी उसी दिशा में जाना चाहिए, है ना, उसी दिशा में तुम्हें उसे ही फॉलो करना चाहिए तुम्हें। आगे वो यहां पर कह रहे हैं, ध्यान रखना बहुत ही लेंदी ये ऐसे है ना, तो ये शायद पार्ट में कवर होगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा जितना ज्यादा से ज्यादा आज कवर हो पाए। दिस नेशनलशिप ऑफ अवर्स, ये चिल्ड्रन ऑफ द इमोर्टल माई कंट्रीमैन हैज बीन प्लाइंग फॉर एजेस, यानी कि वो कह रहा है कि हमारे राष्ट्रीय पोत ने, नेशनलशिप ऑफ अवर्स, है ना, ये चिल्ड्रंस ऑफ द इमोर्टल्स, इन संतानों ने, माई कंट्रीमैन, मेरे देशवासियों ने, हैज बीन प्लाइंग ऑफ एजेस, क्या चलाया है, ये जहाज चलाया है, ठीक है ना, युगों से ये जहाज चलाया है। कैरिंग सिविलाइजेशन, कैसा जहाज, सिविलाइजेशन को हम कैरी कर रहे हैं, सभ्यता को हम कैरी कर रहे हैं। एंड एनरिचिंग द होल वर्ल्ड विथ इट्स इनएस्टिमेबल ट्रेजर्स, वो कह रहे हैं कि जो है कि हमारा बहुत पुराना सभ्यता हमारी रही है, और हमने क्या करा है,
हम सभ्यता को ले जाकर अपने अमूल्य खजाने से संसार को हमने समृद्ध किया है। इंडिया के बारे में वो बात कर रहे हैं यहां पर। 4 scores of shining centuries this national ship of ours has been faring across the ocean of life and has taken millions of souls to the other shore। वो कह रहे हैं यहां पर सैकड़ों चमकदार शताब्दियों से, है ना, यह राष्ट्रीय पोत हमें जीवन के सागर के पार ले जा रहा है। करोड़ों आत्माओं को दुख से परे हम लोगों ने किया है ना, उनको हमने किनारा लगाया है, ठीक है ना। लेकिन वो आज दुख प्रकट कर रहे हैं यहां पर। एंड हैज टेकन मिलियंस ऑफ सोल एंड द अदर शोर बियॉन्ड ऑल मिजरी बट टुडे इट मे हैव स्प्रंग ए लीक एंड गॉड डैमेज। लेकिन ये जो जहाज है ना इंडिया का, अब देखिए इंडिया को जहाज से कंपेयर करा है उन्होंने, इंडिया को शिप कहा है कि लेकिन ये जो इंडिया का जहाज है ना, जो शिप है ना, शायद वो क्या हो गई है, अब लीक हो गई है वो, है ना, थ्रू योर ओन फॉल्ट और वट एवर कॉज इट मैटर्स नॉट। और क्यों हुई है, आप में से जो कोई भी इसमें खड़ा हो या कोई भी कारण रहा हो, ठीक है ना, वो मैटर नहीं है। वॉट वुड यू हु हैव प्लेस्ड योरसेल्फ इन इट डू नाउ वुड यू गो अबाउट कर्सिंग इट एंड क्वारलिंग अमंग योरसेल्फ? वुड यू नॉट ऑल यूनाइट टुगेदर एंड पुट योर बेस्ट एफर्ट्स टू स्टॉप द हॉल्स? बताइए कितनी प्यारी उन्होंने बात कही है। उन्होंने कही है कि जो जहाज है ना ये लीक हो गया है, तो क्या आप सब लोग एक जगह पर इकट्ठा होकर मिलजुल कर क्या उन होल्स को जो लीक हुआ है, क्या उन्हें आप भर नहीं सकते? क्या आप उन्हें मतलब फील नहीं कर सकते? लेट अस ऑल gladly give our hearts blood to do it, and if we fail in attempt, let us all sink and die together with blessings and not curses on our lips। क्या कह रहे हैं वो यहां पर? आइए हम सब लोग क्या करें, खुशी खुशी अपने हृदय की बूंदों से, रक्त से क्या कर दिए, इसको हम भर दें, है ना। आशीर्वाद के साथ हम जो है कि यहां पर जाए, हम जो है कि प्रयास करें और मतलब इसको फील करने का प्रयास करें। विद द ब्लेसिंग्स एंड नॉट कर्स ऑन अवर लिप्स। हमारे जो हमें मतलब ब्लेसिंग्स मिलेगी और हमें ब्लेसिंग्स के साथ इसे फील करना चाहिए। नॉट कर्स, कर्स मतलब होता है अभिशाप, ठीक। आगे वो कहते हैं नाउ यू अंडरस्टैंड क्लियरली। अब आप मतलब क्लियरली समझ चुके होंगे एक बात को। वेयर द सोल ऑफ दिस ओग्रेस इज। ओग्रेस मतलब होता है मतलब एविल, है ना, राक्षस। तो वो कह रहे हैं कि अब आप समझ चुके होंगे कि राक्षसी आत्मा कहां है। इट इज इन रिलीजन, ये एक धर्म में है। बिकॉज नो वन वॉज एबल टू डिस्ट्रॉय दैट, क्योंकि कोई भी उसे नष्ट नहीं कर सका। Therefore the Hindu nation is still living, having survived so many troubles and tribulations। क्या कह रहे हैं वो यहां पर? वो कह रहे हैं यहां पर कि इसीलिए हिंदू राष्ट्र अभी तक जीवित है। इसने इतनी सारी मुसीबत देखी है, इतने सारे ट्रबल्स इसने देखे हैं, लेकिन अभी भी क्या है, ये जीवित है ये। Why not keep in its social or political independence as in the case with the others nation? It is very easy to talk like that। क्या कह रहे हैं वो यहां पर कि दूसरे राष्ट्रों की तरह सामाजिक या राजनीतिक स्वतंत्रता में क्यों नहीं रखा जाता है। ये बात करना बहुत आसान है। द फैक्ट इज दैट, फैक्ट क्या है, सत्य क्या है, सत्य यह है द रिवर हैज कम डाउन 1000 miles from its source in the mountains। Does it or can it go back to its sources? मतलब वो कहना चाह रहे हैं कि ये सत्य है कि नदी जो है ना, जो पहाड़ों में से हजारों मील नीचे आ चुकी है, क्या वो अपने स्रोत में वापस जा सकती है क्या? वो जाने की कोशिश तो करती है, लेकिन क्या वो जा सकती है क्या? कंपेयर कर रहे हैं यहां पर। इफ इट एवर ट्राइज टू ट्रैक बैक इट्स कोर्स, इट विल सिंपली ड्राई अप बाय बीइंग डिसिपेटेड इन ऑल डायरेक्शन। क्या कह रहे हैं वो यहां पर कि जिस तरीके से एक नदी जो है ना, वो वापस से वहां पर नहीं जा सकती है ना, क्योंकि अगर वो जाएगी वापस से तो वो सूख जाएगी। अगर वो जाने की कोशिश करेगी तो वो अलग अलग दिशाओं में फैलकर सूख जाएगी वो। एनी हाउ द रिवर इज श्योर टू फॉल इनटू द ओशियन। यानी कि कैसी भी परिस्थिति हो, जो रिवर है ना, उसको समुद्र में गिरना ही होगा, और गिरना ही होता है उसे, वापिस वो नहीं जा सकती। जहां से उसका उद्गम स्थल है वहां पर वापिस लौट कर वो नहीं जा सकती। अगर उसने प्रयास करा तो वो सूख जाएगी। सूनर और लेटर
है ना, चाहे वो बाद में आए चाहे वो पहले आए, उसको सूखना है और वो मतलब सूखना नहीं है सॉरी, उसे गिरना है कहां पर, ओशियन में। ईदर बाय पासिंग थ्रू ओपन एंड ब्यूटीफुल प्लेन्स और स्ट्रगलिंग थ्रू ग्रीमी सॉइल्स। इफ आवर नेशनल लाइफ ऑफ दीज 10,000 years has been a mistaken, then there is no help for it, and if we try now to form a new character, the inevitable result will be that we shall die। क्या कह रहे हैं वो यहां पर, वो बेसिकली यहां पर बात कर रहे हैं हमसे, वो यहां पर हमसे कहना चाह रहे हैं इन लाइंस के माध्यम से, ठीक है ना। इफ आवर नेशनल लाइफ ऑफ दीज 10,000 years हैज बीन ए मिस्टेकन, देन देयर इज नो हेल्प फॉर इट, एंड इफ वी ट्राई नाउ टू फॉर्म, यानी कि बेसिकली वो यहां पर ये कहना चाह रहे हैं कि नदी को तो गिरना होता ही होता है ना। यदि हमारा इन 10,000 वर्षों का जो एक मतलब इतिहास देखे, जो एक गलती रही है, तो उसके लिए कोई सहायता नहीं होगी। अगर हम सब एक नया चरित्र बनाने का प्रयास करें तो अपरिहार्य नतीजा होगा कि हम सब मर जाएंगे। कुल मिला के बात वो ये कह रहे हैं कि हमें हमारे हिस्ट्री को नहीं भूलना चाहिए। अगर हम नया कुछ करने का कोशिश करेंगे ना भैया, तो हम सब लोग क्या हो जाएंगे, बिखर जाएंगे इधर उधर, कुछ नहीं कर पाएंगे, हम लोग मर जाएंगे। तो हमें हमारी इस ग्लोरियस हिस्ट्री को याद रखना चाहिए, वो बेसिकली यहां पर कहना चाह रहे हैं। आगे वो लिखते हैं, हिडन अंडर द एशेस ऑफ अपीरेंट डेथ, यानी कि जो मृत्यु जो छिपी हुई है राख के नीचे, हिडन अंडर द एशेस ऑफ अपीरेंट डेथ, द फायर ऑफ आवर नेशनल लाइफ इज येट moldering, and that the life of this nation is religion, its language, its religion, and its idea religion, and your politics, society, municipality, plague prevention work, and famine relief works, all these things will be done as they have been done all along here, was only through religion, otherwise all your frantic yelling and bewailing will end in nothing, my friend। क्या कह रहे हैं बेसिकली वो यहां पर ये कह रहे हैं कि हमारे जो राष्ट्रीय मतलब ये जो धरोहर है ना, ये अब क्या हो रही है, नेशनल लाइफ इज येट मोल्डरिंग एंड दैट लाइफ ऑफ दिस नेशन इज रिलीजन, यानी कि जो ये जो राष्ट्र है ना, जीवन इसका धर्म है, इसकी भाषा धर्म है, क्या है, इट्स लैंग्वेज रिलीजन एंड इट्स आइडिया रिलीजन, इसकी धारणा भी धर्म है, एंड योर पॉलिटिक्स, सोसाइटी, म्युनिसिपैलिटी, प्लेग प्रिवेंशन वर्क, और आपकी राजनीति, समाज, नगर पालिका और ये जितने भी है ना, प्लेग प्रिवेंशन वर्क का मतलब यहां पर महामारी से है ना, अकाल मुक्ति, ये सभी चीजें जो है ना, ये इसी रूप में की जाएगी जैसा कि यहां हमेशा से हुआ है। अर्थात इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिर्फ ये है कि केवल धर्म के माध्यम से आप जो है कि इसे बचा सकते हैं, अन्यथा आपकी सभी उथल पुथल की और विलाप कुछ नहीं बचेगा मेरे दोस्त। वो कहते हैं आगे, माय फ्रेंड, कुछ नहीं बचेगा, है ना। तो धर्म की सहायता से इसको तुम बचा लो। इन एवरी कंट्री द मीन्स इज द सेम आफ्टर ऑल, यानी कि हर देश में अंततः हम कह सकते हैं कि मीन इज द सेम आफ्टर ऑल, दैट इज वट एवर ओनली ए हैंडफुल ऑफ पावरफुल मेन डिक्टेट बिकम्स एंड फेथ ए कंप्लीट, the rest of the men only follow the flock of sheep, that's all। वो यहां कह रहे हैं कि मात्र कुछ सशक्त महान व्यक्तियों द्वारा निर्धारित होने वाला होता है हर देश में कुछ ना कुछ अंत जो होता है। कुछ लोग होते हैं जो कुछ अच्छा कर जाते हैं, है ना, कुछ संपन्न, कुछ ऐसे कार्य होते हैं उसमें वो एक हम कह सकते हैं कि एक महारत हासिल कर लेते हैं। बाकी सब लोग तो क्या है, वो कह रहे हैं बिकम द फेट अकम्प्लिश द रेस्ट ऑफ द मैन, बाकी जितने भी लोग हैं ना किसी भी कंट्री के, ओनली फॉलो लाइक फ्लॉक एंड शीप, भेड़ बकरे की तरह है, बस वो सिर्फ अनुसरण करते हैं वो, बस, है ना, दैट्स ऑल, बस इतना ही। आई हैव सीन यूर पार्लियामेंट, मैंने आपकी संसद को देखा, यूर सीनेट, आपकी सीनेट को देखा, यूर वोट, मेजोरिटी, बैलेट, इट इज द सेम थिंग एवरीवेयर माई फ्रेंड। नाउ द क्वेश्चन इज दिस, वो कह रहे हैं कि प्रत्येक जगह पर मुझे एक ही बात दिखाई देती है। अब सवाल यह है, हु आर दिस मेन ऑफ पावर इन इंडिया, सवाल यह है कि भारत में ये शक्तिशाली लोग कौन है, दे हु आर giants in religion, it is they who lead our society, यानी कि ये शक्तिशाली लोग कौन है, वे क्या धर्म में विशाल लोग हैं क्या, मतलब बड़े लोग हैं क्या, वो हमारे समाज का नेतृत्व करते हैं।
and it is they again who change our social law and usage when necessity demands, and we listen to them silently and do what they command. क्या कह रहे हैं वो? और जब आवश्यकता होती है, जब जरूरत होती है ना, तो वो ही हमारे सामाजिक कानून और रीति रिवाजों को बदलते हैं। और हम क्या करते हैं? हम बस उनको फॉलो करते हैं, चुपचाप सुनते हैं, बस हम अनुसरण करते हैं उनका। ध्यान रखना, उन्होंने एक बात कही है, स्वामी विवेकानंद, एक बहुत अच्छी अच्छी बातें उन्होंने लिखी है। वो कहते हैं कि अगर किसी को पावर मिली है ना, तो पावर केवल सुख भोगने के लिए नहीं है ना, आपको काम करना पड़ेगा लोगों के लिए। लोगों की मूलभूत जो व्यवस्था है ना, उसे आपको देना पड़ेगा, रोटी, कपड़ा, मकान, ये सब कुछ। वो कहते हैं कि पावरफुल व्यक्ति तब तक सफल नहीं है ना, जब तक वो बस सुख को भोग रहा है। वो कह रहे हैं कि पावरफुल व्यक्ति अगर कोई बना है, कोई अगर इस देश का नेतृत्व कर रहा है, तो उसको सभी लोगों की चिंता होनी चाहिए, सभी लोगों के लिए उसे काम करना चाहिए। आगे वो लिखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल, यानी कि सबसे पहले तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, इस बात को समझने की कोशिश करें कि डज मैन मेक लॉ, कि क्या आदमी कानून को बनाता है क्या, और डू लॉ मेक मैन। कितनी बढ़िया बात कही है। वो ये कह रहे हैं कि तुम ये बात समझने की कोशिश करो कि आदमी कानून बनाता है या फिर कानून आदमी को बनाता है। डज मैन मेक मनी, क्या आदमी पैसे बनाता है, और डज मनी मेक मैन, या फिर पैसा आदमी को बनाता है। डज मैन मेक नेम एंड फेम, और नेम एंड फेम मेक मैन। वह कह रहे हैं कि क्या आदमी नाम और शोहरत बनाता है या फिर नाम और शोहरत आदमी को बनाती है। आगे वो लिखते हैं, बी ए मैन फर्स्ट, तो पहले तो तुम एक इंसान बनो, आदमी बनो, यानी कि इंसान बनो माय फ्रेंड, मेरे दोस्त। एंड यू विल सी, फिर आप क्या देखोगे, हाउ ऑल दोस थिंग्स एंड रेस्ट विल फॉलो एंड देमसेल्व्स आफ्टर यू। कितनी अच्छी बात उन्होंने कही है कि अगर आप बस एक इंसान बनो, ये सब तो स्वतः ही आपके तुम्हारे पीछे आ जाएगी। गिव अप दैट हेटफुल मेलिस, क्या कह रहे हैं वो, कि ये जो हेटफुल मेलिस मतलब होता है द्वेष, इसको त्याग दो। दैट डॉग लाइक बिकरिंग एंड बार्किंग एट द वन अनदर, उस कुत्ते की तरह जो क्या कर रहा है, भौंक रहा है इधर उधर। एंड टेक यूर स्टैंड ऑन गुड पर्पस, राइट मीन्स राइट करेज। बेसिकली वो कहना चाह रहे हैं कि ये जो तुम कर रहे हो ना अभी, ये कुत्ते की तरह तुम झगड़ेबाजी कर रहे हो, एक दूसरे के ऊपर भौंक रहे हो, इससे तुम बाहर निकलो, सही उद्देश्य को पहचानो, सही साधन को पहचानो, धार्मिक साहस और साहसी बनो। ये बेसिकली वो यहां पर कह रहा है, राइट मीन्स राइट करेज, ये बेसिकली वो यहां पर कह रहे हैं। एंड बी ब्रेव, ब्रेव बनो। वेन यू आर बोर्न ए मैन लीव सम इंडेजिबल मार्क बिहाइंड यू। बहुत ही बढ़िया, यानी कि जब आप एक इंसान के रूप में जन्म लेते हैं ना, एक आदमी के रूप में जब आप जन्म लेते हैं, तो अपने पीछे कुछ अमिट छाप छोड़कर तुम्हें जाना चाहिए, ताकि लोग तुम्हें फ्यूचर में याद कर सकें। वो बेसिकली वो कहना चाह रहे हैं। वो कहना चाह रहे हैं कि इस धरती पर जन्म हमारा सिर्फ खाने, सोने, पीने, बस इनके लिए नहीं हुआ है ना, हमें सारे वो काम करना चाहिए जिससे हम जो है कि एक छाप हम छोड़ सके। बेसिकली ये वो कहना चाह रहे हैं। सभी को बात समझ में आ रही है? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। वेट अ मिनट। नॉन विल बी एबल टू रेसिस्ट ट्रूथ। नॉन विल बी एबल यानी कि कोई भी जो व्यक्ति है ना, नॉन विल बी एबल टू रेसिस्ट ट्रूथ एंड लव एंड सिंसेरिटी। कोई व्यक्ति सत्य, प्रेम और ईमानदारी के सामर्थ्य से संघर्ष नहीं कर पाएगा। आर यू सिंसियर? क्या आप सिंसियर हो? अनसेल्फिश इवन अनटू डेथ एंड लविंग। क्या आप मरने तक हम कह सकते हैं कि अनसेल्फिश रह सकते हो? इवन अनटू डेथ, है ना, इवन अनटू डेथ एंड लविंग। देन फियर नॉट इवन डेथ। ऑनवर्ड माई लॉर्ड्स, द होल वर्ल्ड रिक्वायर्स लाइट। क्या वो कह रहे हैं कि आगे बढ़ो मेरे दोस्त, है ना, डरना तो बिल्कुल नहीं है, मौत से भी नहीं डरना है। क्या कह रहे हैं वो? नॉट इवन डेथ, मौत से भी नहीं डरना है, आगे बढ़ो। आगे बढ़ने के लिए वो प्रेरणा देते हैं। मेरे दोस्त, पूरी दुनिया को क्या है? रिक्वायर्ड लाइट, वर्ल्ड रिक्वायर्स लाइट। पूरी दुनिया को एक ज्योति की आवश्यकता है, एक प्रकाश की आवश्यकता है, एक मार्ग की आवश्यकता है। इट इज एक्सपेक्टेंट, है ना, एक्सपेक्टेंट मतलब होता है कि इसकी प्रतीक्षा है ना, आप लोग ये ऐसा करोगे। इंडिया अलोन हैज दैट लाइट, यानी कि भारत में वो ज्योति है जो इस दुनिया को आगे ले जा सकती है। नॉट इन मैजिक मेमोरीज एंड, यहां पर वो कह रहे हैं चार्लेटनिज्म, बट इन द टीचिंग ऑफ ग्लोरियस ऑफ द स्पिरिट ऑफ और ऑफ रियल रिलीजन।
वो कह रहे हैं आगे बढ़ो मेरे दोस्त, पूरी दुनिया को इसकी प्रतीक्षा है, भारत में वो ज्योति है ना, वो जादू है, धोखाधड़ी में कुछ नहीं रखा है, बल्कि सच्ची धर्म की महिमा को जो है कि आप पहचानो। ऑफ द हाईएस्ट स्पिरिचुअल ट्रुथ, दैट इज व्हाई द लॉर्ड हैज प्रिजर्व्ड द रेस थ्रू ऑल हिज vicissitude unto the present day. Now the time has come. Have faith that you are all my brave lads, born to do the great things. Let not the bark of puppies frighten you. क्या कह रहे हैं वो? बहुत ही बढ़िया। वो कह रहा है कि सत्य के माध्यम से, अध्यात्म के माध्यम से आगे बढ़ो, है ना। वो कह रहे हैं कि इसीलिए इस भगवान ने, देवता ने, प्रभु ने, परमात्मा ने संसार को, जाति को, सभी परिवर्तन के बावजूद आज के दिन तक संरक्षित रखा है। मरे नहीं है हम, कुछ करके हमें जाना है ना। अब समय आ गया है कुछ करने का। हैव फेथ दैट यू ऑल आर, यानी कि आप सभी को जो है कि अपने में भरोसा रखना चाहिए, फेथ रखना चाहिए। My brave lads born to do the great things, let not the barks of puppies frighten you, not even the thunderbolts of heaven, but stand up and work. वो कह रहे हैं कि तुम्हें क्या करना है, आप सभी में मेरे बहादुर सिपाही, है ना, हमें कह रहे हैं वो महान कार्य करने के लिए जन्म लिया है तुमने। छोटे कुत्ते भी भौंकने की आवाज तुम्हें नहीं सुनाई देनी चाहिए, नहीं आकाश की जो बिजली चमक रही है वो आवाज तुम्हें सुनाई देनी चाहिए। तुम्हारा ये जो निश्चय है ना, ये दृढ़ संकल्पित होना चाहिए। खड़े हो जाओ और काम करो, बस स्टैंड अप एंड वर्क, यानी कि आगे बढ़ो, काम करो। ये बेसिकली यहां पर वो कह रहे हैं। आगे वो लिखते हैं, इंडिया विल बी रेज्ड नॉट विद द पावर ऑफ द फ्लैश, भारत को ऊंचा उठाया जाएगा, नॉट विद द पावर ऑफ द फ्लैश, यानी कि इन शरीर की शक्तियों से नहीं, बल्कि बट विद द पावर ऑफ द स्पिरिट, बल्कि आत्मा की शक्ति से भारत को आगे उठाएंगे हम। नॉट विद द फ्लैग ऑफ डिस्ट्रक्शन, विनाश जो होता है, डिस्ट्रक्शन मतलब विनाश, कि विनाश के ध्वज से हम भारत को आगे नहीं बढ़ाएंगे, बल्कि बट विद द फ्लैग ऑफ पीस ऑफ लव। वन विजन, हमारा एक ही विजन है, एक ही दृष्टि है कि भारत को प्यार और शांति के ध्वज से हम आगे बढ़ाएंगे। आई सी क्लियर एज लाइफ बिफोर मी, मैं स्पष्ट रूप से जीवन में यह देखता हूं, दैट द एंशिएंट मदर हैज अवेकन्ड वंस मोर। क्या कह रहे हैं वो, कि प्राचीनतम ये जो भारत है ना, द एंशिएंट मदर, वो भारत को कह रहे हैं, एंशिएंट मदर हैज अवेकन्ड वंस मोर, फिर से वो जागृत हो गया है। सिटिंग ऑन हर थ्रोन, जो कि अपने थ्रोन पर बैठा हुआ है। रेजुवेनेटेड मोर ग्लोरियस देन एवर, प्रोक्लेम हर to all the world with the voice of the peace and benediction। वो यहां पर कह रहे हैं कि भारत जो है ये फिर से उठ खड़ा हुआ है, ये बैठा हुआ है ताजगी प्राप्त करके, पहले से भी अधिक जो है कि यहां पर लोग हैं, है ना, उसे शांति और आशीर्वाद की आवाज के साथ पूरे विश्व में तुम्हें प्रसारित करना है। आगे वो कहते हैं, लेट न्यू इंडिया अराइज, नए भारत को उठने दो, आउट ऑफ द प्लीजेंट कॉटेज grasping the plow, out of the huts of the fisherman, the cobbler and the sweeper। इन सब का नाम आपको ध्यान रखना है। Let her spring from the grocer shop, from beside the oven of the fritter seller। Let her emerge from the factory, from mart and the markets। Let her emerge from the groves and forest and from hills and mountains। इस पूरी लाइन का मतलब क्या है, वो कह रहा है कि किसानों की झोपड़ी से, हल को पकते हुए मछुआरे से, मोची से, सफाई वाले मकान से, बाजार की दुकान से, पकोड़ा वाले से, सबके पास से उठो, है ना, फैक्ट्री से, बाजारों से, व्यापार से उत्पन्न हो, बाग और जंगलों से तुम्हें उत्पन्न होना है, पहाड़ों और पर्वतों से तुम्हें उभरना है। ये बेसिकली वहां पर ये बात वो कहना चाह रहे। उम्मीद कर रहा हूं कि ये इतना जो मैंने नरेट किया है ये आपको कुछ समझ में आया होगा, है ना। एक बार और आप इस वीडियो को देखिएगा, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। चलिए अब जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम आगे कंटिन्यू करेंगे। बहुत ही लेंदी पोएम है, लेंदी ऐसे है, मैं बार बार पोएम बोल रहा हूँ, बहुत ही लेंदी ऐसे है ये इनका, है ना। तो आई थिंक 2 पार्ट में ये कवर होगा। चलिए तो मिलते हैं अब एक नए वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत। और जब इसके लास्ट पार्ट जो मैं करवा दूंगा, यानी कि पूरा कंप्लीट जब हो जाएगा, उसके बाद इसकी PDF भी आपको मिल जाएगी।